करो। जय हिंद। लास्ट एक्ट कौन सा था? 1833। ये चार्टर्ड एक्ट की जो श्रृंखला है ये कब से शुरू हुई है? 1793 से शुरू हुई है और अब हम कहाँ आ चुके हैं? 1833 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 20 साल बढ़ा दो कितना? 1853। हमने बोला था ना कि हर 20 साल की योजना बनाई जाती थी, हर 20 साल में कैसे वर्क करेगी इस बॉडी को, इसकी सारी डिटेल्स किस में लिखी होती थी? आपके चार्टर्ड एक्ट में लिखी होती थी। ठीक है, सबसे पहले लास्ट चार्टर्ड एक्ट जो हमारा था 1833, उसके कुछ मेजर चेंजेस हम देख लेते हैं। 1833 जब आया था, इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन है 1833 में? विलियम बेंटिक आपके भारत के सबसे पहले क्या बने? क्यों 1833 के पहले क्या भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था? उसे क्या कहा जाता था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि 1833 में जो एकाधिकार का पॉइंट है, एकाधिकार, क्या इसमें कोई बदलाव किए गए? क्या बदलाव किए गए? इसमें कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहां तक कि कंपनी के पास जो चाय के व्यापार बचे थे और चीन के साथ व्यापार करने के जो एकाधिकार थे वो भी क्या हो गए? समाप्त हो गए। चलो ये तो चेंज हो गया। इसके अलावा कंपनी पे जो कंट्रोल था, अच्छा ये बताइए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार सारे क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अभी तक कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज कौन देख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज कौन देख रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। बट अब क्या हुआ? आपके व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब एक व्यक्ति है जिनके पास कोई काम नहीं रह गया, कौन है वो? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब कौन सा काम दे दिया जाएगा? राजनैतिक। तो कंपनी के कंट्रोल जो अभी तक केवल व्यापारिक किसके पास थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और राजनैतिक किसके पास थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ये चीज समाप्त हो गई। तो अब राजनैतिक कौन संभालेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों ही मिलकर संभालेंगे। अभी तक यहां एक चीज चेंज नहीं हुई है, वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी है? 24 है। और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। यहां तक कोई बदलाव हुआ है अभी तक? 1833 में यहां तक चीजें क्लियर हैं। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे प्रशासन की ओर। क्या प्रशासन में बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और भारत का गवर्नर जनरल बनकर सबसे पहले कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। सिर्फ इतना चेंज हुआ है। ठीक है, किसमें? प्रशासन में। और सबसे अब भारत की सैन्य शक्तियां और नागरिक शक्तियां किसे दे दी गई हैं? पूर्णतः भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई हैं। पर जो केंद्र की शक्तियां हैं, अच्छा केंद्र में एक बॉडी बैठती थी गवर्नर जनरल के साथ जिसे हम बोलते थे काउंसिल या फिर कारकांडी। ये जो काउंसिल थी ये 1833 से पहले इसकी संख्या कितनी थी? फोन साइलेंट कर लो, है ना, एक बार में साइलेंट कर लो। 1833 में कितनी थी? 1833 में कितनी की गई है पहले ये बताओ? 4। 4 की गई है। क्यों? सब्र रखो थोड़ा। 1833 में मत खोलना गेट, नहीं खोलना है गेट, आके अपनी जगह पे बैठ जाओ। 1833 में आपके जो काउंसिल मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 कर दिया गया। पहले कितने थे ये? 3 थे। जो चौथा सदस्य है ये किस रूप में जोड़ा गया? विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। पर इसको क्या नहीं दिया गया? इसको क्या वोटिंग पावर दी गई? नहीं दी गई। इसको केवल क्यों बैठाया गया? इसको केवल इसलिए बैठाया गया क्योंकि जब आप कानून बनाएंगे तो आपके पास कानून का एक सलाहकारी व्यक्ति होना जरूरी है, जो आपको किस चीज की सलाह दे सके? कानून की सलाह दे सके। इस वजह से किसे बैठाया गया? पर इसकी बात को मानना जरूरी था क्या? क्या इसका बैठक में होना कंपलसरी था क्या? क्या इसका वोट देना जरूरी था क्या? तो ये बाध्यकारी व्यक्ति हुआ या नहीं हुआ? ये बाध्यकारी व्यक्ति नहीं हुआ। तो ये हमने किस में देखा? सारी चीजें 33 में। और एक अंतिम चीज जो हम इसमें देखेंगे कि जो आपका राजस्व था,
राजस्व अब तक आपको दो तरीके से प्राप्त होता था, एक होता था कमर्शियल और एक होता था आपके जो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र थे वहां से। पर जो कमर्शियल क्षेत्र अब पूर्णतः क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब आपके राजस्व का केवल क्या स्रोत बचा है, जो आपके ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र हैं वहां से जो भी टैक्सेस आते हैं, कर आते हैं, वो आपका क्या है, राजस्व का एक स्रोत है। तो ये हमने किस में देखा था, 1833 में देखा था। यहाँ पे कोई समस्या है, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, खोल दो गेट। चलिए आज हम क्या देखेंगे, चार्टर्ड एक्ट 1853। अब 1853 अभी तक हम देख रहे हैं कि चार्टर्ड एक्ट की जो श्रृंखला है वो कहां से शुरू हुई है, 1793 से, जो हर कितने वर्ष में बनते जा रही है, 20 वर्ष में। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो 1853 है ये चार्टर्ड एक्ट की श्रृंखला में अब क्या है, अंतिम श्रृंखला है। अंतिम चार्टर्ड एक्ट अब आपका कौन सा कहलाएगा, 1853। देखो सबसे पहला आपका चार्टर्ड एक्ट कब आया, 1793 में आपका फर्स्ट आया, ठीक है। सेकंड कब आया, ब्लैक विजिबल है, ब्लैक विजिबल है, ग्रीन। सेकंड कब आया, 1813। थर्ड कब आया, 1833। और अब फोर्थ कब आया है, 1853। इन सब में आप देख रहे हो कितने वर्षों का, कितने वर्षों का, 20 वर्षों का है। 20 वर्षों का डिफरेंस है, क्योंकि ये 20-20 वर्षों की योजनाएं थी, ठीक है। पर अब एक चीज में बहुत मेजर चेंज होने वाला है। जो आपका चार्टर्ड एक्ट 1853 आया है, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि हम इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं, 20 वर्षों के लिए लागू कर रहे हैं। कहीं भी इसे मेंशन नहीं किया गया है। अब यहां तक इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि कंपनी को अब सरकार नहीं चाहती कि अब भारत पे कौन नियंत्रण देखे, कंपनी देखे। अभी तक ब्रिटिश क्राउन नहीं आया है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब कि डायरेक्ट किसका शासन होगा, रानी का शासन हो गया, गवर्नमेंट का। अभी गवर्नमेंट के बीच में मीडिएटर बन के काम कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। और सारे अभी गतिविधियों को कौन नियंत्रण कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण कर रही है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसमें परिवर्तन क्या क्या किए गए। वही आ गए फिर 6 पॉइंट, किसमें परिवर्तन किए गए, किसमें परिवर्तन नहीं किए गए हैं, है ना। वही चीजें वापस से रिपीट हो गई हैं। तो अब हमें यही देखना है कि क्या परिवर्तन किए जाएंगे और क्या परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। तो अभी 1833 क्लियर है। अब 1833 और 1853 में क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं, इन दोनों डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक एकाधिकार की। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से ज्ञात है कि अभी 1833 में व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इस पॉइंट का अब कुछ भी लेना देना नहीं है। जो चीज खत्म हो चुकी है उसके बारे में अब बात करने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। तो आपके पास अधिकार नहीं है तो छोड़िए, आगे बढ़ते। कंपनी के नियंत्रण में यहां एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे दो बॉडीज के बारे में, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6, यही पढ़ते आ रहे थे। अब यहाँ चेंज होता है, क्या होता है, देखो आप पहली चीज तो आपने गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इससे क्या हो गया है, क्षेत्र बहुत ज्यादा विशाल हो गया है, क्षेत्र विशाल हो गया है। अभी इस समय लॉर्ड डलहौजी आपके क्या बने हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी आपके भारत के गवर्नर जनरल बने हैं, जो हड़प नीति का यूज करके भारत के सभी प्रांतों को क्या करते जा रहे हैं, ब्रिटिश क्षेत्र में जोड़ते जा रहे हैं। जैसे आपका सिंध प्रांत का नाम सुना है, पंजाब प्रांत का नाम सुना है, ये भी अब किसके अंडर में आ चुके हैं, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के अंडर में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। तो सबसे पहला चेंज किया जाता है कंपनी के नियंत्रण में। हम अभी तक देख के आ रहे थे कि आपकी सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में संख्या कितनी है, कब से पढ़ के आ रहे हैं हम, शुरू से, जब से हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना है तब से उसकी संख्या कितनी है, 24 है। पर अब ये जो 24 संख्या है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें अब होगा परिवर्तन, इसमें अब होंगे थोड़े से बदलाव। इनकी 24 से घटाकर कर दी जाएगी संख्या 18। कितनी, 18। तो पहले कितनी थी, 24, और अब कितनी कर दी जाएगी, 18। इतना ही नहीं, अब इसमें एक चीज और ये किया जाएगा कि इन 18 सदस्यों में से जो 6 सदस्य हैं
वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। पहले कितनी संख्या थी? 24। अब कितनी संख्या है? 18। कितने? इस 18 में से कितने चुने जाएंगे राजा? 6। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन समझ गए? यानी जो भी उस समय शासन कर रहा होगा क्राउन पे, वो चुन के अपने 6 सदस्य को भेजेगा। ये चेंज किसमें किया गया? कंपनी के नियंत्रण में। बाकी जो आपका अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा है वो कितने सदस्य हैं? 6 हैं, और वो 6 ही रहेंगे। यहां पर कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा भी, है ना। अब बात करते हैं प्रशासन में क्या परिवर्तन किए गए हैं। प्रशासन में ये परिवर्तन किए गए हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर क्या बन चुका है? भारत का गवर्नर जनरल। अब एक बात बताओ, इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रोविंसेस हैं जिसको आपने टेक ओवर किया है, प्रॉब्लम तो आएगी कंट्रोल करने में, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बदलाव करना समय के साथ जरूरी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये किया जाएगा कि जो प्रोविंसेस हैं उन्हें उनकी संख्याओं में बदलाव किए जाएंगे। अब बदलाव कैसे किया जाएगा? जैसे मान लीजिए नए नए प्रोविंसेस का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा, ताकि जैसे प्रोविंस जब मैं बोलता हूं मतलब समझ जाओ मैं प्रांतों की बात कर रहा हूँ। मैं प्रांत बोलता हूं तो समझ जाओ वर्तमान में जैसे राज्य होते हैं आपके, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, वैसे प्रांत हुआ करते थे। तो देखो ज्यादा प्रांत यानी ज्यादा बॉडीज उसको संभालने के लिए। आज हमारा जो सिस्टम है करंट का वो कैसा है? हर राज्य में एक सीएम होता है, और वो सीएम केंद्र पे किसको रिपोर्ट करता है? अपने पीएम को करता है, या केंद्र सरकार को करता है, रिपोर्ट करता है ना। वो केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। सेम चीज यहाँ पर हुई। इन्हें सबसे पहली जरूरत समझ में आई कि हमें नए प्रांतों का क्या करना चाहिए? निर्माण करना चाहिए। और एक चीज, अभी 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो क्या बन चुका था? तो बंगाल में तो कोई गवर्नर रह नहीं गया था, इन्होंने वापस से बंगाल में क्या नियुक्त कर दिया? गवर्नर नियुक्त कर दिया। बॉम्बे में भी एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, और मद्रास में भी एक गवर्नर नियुक्त कर दिया कि ये अब एक तरीके से सीएम के रूप में काम करेंगे और मुझे क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। और भारत का गवर्नर जनरल अभी कौन बन के बैठा हुआ है आपका? लॉर्ड डलहौजी। ये परिवर्तन हुए किसमें? प्रशासन में। अच्छा, केंद्रीय विधायिका में क्या परिवर्तन हुए? हमने देखा था आपकी जो काउंसिल थी जो आपको कानून बनाने में मदद करती थी, उसकी संख्या कितनी थी? अब तक कितनी हो चुकी है? पहले 4 थी, फिर आपने 3 किया, फिर आपने 4 किया, उसमें विधि के सदस्य को जोड़ दिया, और अब आपने 4 ही किया है, बदलाव नहीं किए हैं। बदलाव होंगे आपके, जो आपका विधि का सदस्य था जिसके पास अभी कोई पावर्स नहीं थी, अब उसको पावरफुल बना दिया गया। अब उसको उस काउंसिल का स्थायी सदस्य बना दिया गया। और वो जो विधि का सदस्य था, अब उसको कौन सी पावर दे दी गई? वोटिंग पावर दे दी गई। और बैठक में होना भी क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया। यानी वो विधि का सदस्य अब क्या कर सकता है? वोटिंग भी दे सकता है, अपना मत भी रख सकता है, और बैठक में भी शामिल हो सकता है। ये सारी पावर्स किसको दे दी गई? विधि सदस्य को दे दी गई। तो अब विधि के टोटल आपके काउंसिल मेंबर्स कितने हो गए हैं? 4 ही हैं, पर अब वोटिंग पावर किसको दे दी गई है? विधि के सदस्य को दे दी गई है। इसके अलावा एक मेजर चेंज और क्या होता है? देखो प्रांतीय विधायिका में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रांतीय विधायिका में मैंने आपको बता दिया, नए प्रांत बनाए गए और उसमें क्या बैठा दिए गए? गवर्नर बैठा दिए गए। अब एक चेंज और होता है। एक चेंज ये होता है प्रशासन में, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया। प्रशासन में एक परिवर्तन ये होता है कि इस समय भारत में एक बहुत बड़ा रोष चल रहा है कि जितने भी सिविल सर्वेंट वो कौन है? अभी ब्रिटिशर्स हैं। और इन्हें कैसे चुना जा रहा है? इन्हें चुना जा रहा है डायरेक्ट अपॉइंट करके। तो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे क्या करते हैं? मेजर तौर से को चुन ले रहे हैं। आप क्या बन जाइए? इस क्षेत्र के सिविल सर्वेंट बन जाइए और यहाँ पे अपनी सेवाएं दीजिए। तो इससे काफी रोष किसमें था? भारतीयों में था कि ये सेवाएं, जब भारत में भारतीय रहते हैं तो में लीडरशिप किसकी होनी चाहिए? चलो लीडरशिप तो आप हमें देने से रहे, एटलीस्ट जो आपके लोक सेवक के पद हैं जो कार्य करते हैं क्षेत्रों में, वो पद तो भारतीयों को मिलने चाहिए। अब इन्होंने क्या किया? भारतीयों की शिक्षा में काम किया, भारतीयों को बाहर पढ़ने भी भेजा, अपने लंदन में, अपने ब्रिटेन में। पर क्या किया जाता था? इन्हें पद नहीं दिए जाते थे बड़े। तो इस रोष को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, एक समिति बनाई गई, मैकाले समिति। क्या नाम है? मैकाले समिति। और मैकाले समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह चीज पेश की गई कि अब से भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, और अब प्रतियोगी परीक्षा यदि आप पास करते हो तो उसके आधार पर आप क्या बन सकते हो? सिविल सर्वेंट बन सकते हो। इससे पहले, अभी देखो अभी तो एग्जाम से बन रहे हैं, इससे पहले कैसे बनते थे? डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाते थे, सिविल सर्वेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर दिए जाते। पर अब कैसे किए जाएंगे? एग्जाम क्लियर करके। नेताजी ने एग्जाम क्लियर किया था, पता है ना। और उसके बाद
छोड़ दिए था, ये बताने के लिए कि हमारे लिए हलवा पूरी जैसी चीज है ना, पर हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे। राजस्व में क्या परिवर्तन हुआ? राजस्व में भी परिवर्तन नहीं है, व्यापार खत्म हो चुका है। वही चीज सेम हो गई कि ब्रिटिश आधिपत्य से आने वाला जो भी राजस्व है केवल वही आपकी अर्निंग का क्या कहलाएगा? सोर्स कहलाएगा। बेटा क्या कर रहे हो? खड़े हो, निकलो क्लास से जल्दी। क्या बोला मैंने? राजस्व में कोई परिवर्तन हुआ है? नो चेंज। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आई। अभी एक चीज यहाँ छूट रही है, मैं आपको वो लास्ट के लिए रखा था। इतनी चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, फिर मैं उसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। है कोई? देखो, नियंत्रण है कंपनी के पास, तो इसमें कुछ नहीं देखना है। कंपनी के नियंत्रण में मैंने आपको बताया केवल एक चेंज हुआ है, किसमें? सीओडी में। पहले कितने सदस्य थे, अब कितने हैं? और 6 कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश क्राउन से। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। अच्छा हाँ, ये सभी मिलकर केवल राजनीतिक गतिविधि देख रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां तो समाप्त हो चुकी हैं। प्रशासन में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ प्रशासन में? कि नए अब क्या बनाए जाएंगे? नए प्रांत बनाए जाएंगे, और उनमें क्या बैठाएं? और इसी वजह से एक नया प्रांत, पुरानी प्रांत मतलब आपका जो बंगाल प्रांत था, उसमें क्या बना दिया गया? फिर से गवर्नर बना दिया गया। हाँ, जो आपका काउंसिल मेंबर था चौथा, उसको क्या दे दिया? उसको वोटिंग पावर दे दिया। अभी तक 1833 में जिसके पास वोटिंग पावर नहीं थी, अब उसको क्या मिल गया? वोटिंग पावर मिल गया विधि के सदस्य को। ठीक है। अच्छा, आपके पहले विधि सदस्य कौन थे? मेघालय। प्रांतीय विधायिका में हमने बात कर ली, राजस्व में हमने बात कर ली। अब देखो एक चेंज होता है, ब्रिटिश का क्षेत्र बढ़ गया है। सिंध भी जीत लिया, पंजाब भी जीत लिया, आगरा आपके पास है, मद्रास आपके पास है, बॉम्बे आपके पास है, बंगाल आपके पास है। अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो इतने बड़े क्षेत्र को चलाने में अभी तक कौन काम कर रहा था? ये दो लोग काम कर रहे थे। एक आपका सीओडी काम कर रहा था, और एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका काम कर रहा था। अब ये दो काम करते थे, एक प्रशासनिक और एक विधायी। प्रशासनिक मतलब प्रशासन किस तरीके से काम करेगा वो करते थे, और विधायी मतलब कानून क्या बनाने हैं ये काम करते थे। ये दो काम करते थे कि कौन से कानून सही है, कौन से कानून गलत है। अच्छा, इन चीजों में आप एक चीज तो नहीं बोल रहे हो कि अब जो भी कानून बन रहे हैं वो पास होने के लिए कहां जा रहे हैं? ब्रिटिश संसद जा रहे हैं। 1833 में देखा था ना कि अब जो भी कानून बनेंगे वो फाइनल सहमति होने के लिए कहां जाएंगे? ब्रिटिश संसद में जाएंगे। अब यहाँ क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चीज देखने मिली कि यार क्षेत्र बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, हम कुछ लिमिटेड लोगों को विधायी का काम, प्रशासनिक काम दोनों नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में ये किया गया कि विधायी कार्य को और प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने व्यापारिक गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया था और पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, अब यहां भी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। ठीक है। तो देखो, अभी तक प्रशासनिक कार्य कौन देख रहा है? ये देख रहे हैं। तो प्रशासनिक कार्य ये ही देखेंगे, इसमें कोई नए व्यक्ति की एंट्री यहां पर नहीं होने वाली है। यहां तक क्लियर है? बात आती है विधायी। तो विधायी शक्तियां या विधायी जो कार्य है, अब ये कौन देखेगा? तो इसके लिए 6 नए सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, जिसे बोला गया 6 विधायी पार्षद। क्या बोला गया? 6 विधायी पार्षद, है ना। अब ये 6 विधायी पार्षद कौन होते थे? पहली चीज, कार्य समझ में आ गया। इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था विधायी संबंधी कार्यों की गतिविधियों को देखना और उसको क्या करना? इंप्लीमेंट करना। अब ये 6 सदस्य में जो नंबर 1 सदस्य होता था, जो इनका हेड होता था, वो होता था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता था? कलकत्ता ही में है ना आपका सुप्रीम कोर्ट, अभी दिल्ली में तो बना नहीं है। किस एक्ट के तहत बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। कब बना था? 1774 में बना था। ठीक है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? एलिजा एम्पे बने थे। तो इनको अब क्या कर दिया गया? मतलब एलिजा एम्पे को नहीं, कलकत्ता के चीफ जस्टिस को क्या बना दिया गया? इसका सदस्य बना दिया गया। चलो, एक सदस्य हो गया, बचे 5। टोटल कितने सदस्य हैं? 6। दूसरा कौन होगा? तो दूसरे थे आपके कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य न्यायाधीश। क्लियर है? पहला सदस्य कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा सदस्य कौन?
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश 2 सदस्य हो गए, बचे 4 सदस्य। 4 सदस्य थे आपके, पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास और चौथा आगरा के जो आपके प्रांतों के द्वारा भेजे गए उनके क्या, गवर्नर नहीं, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि यानी जो उनके द्वारा मनोनीत किए जाते थे इस जगह पर भेजने के लिए। 4 प्रोविजंस बोले मैंने, कौन कौन से? बॉम्बे, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, इन चारों ने अपने प्रतिनिधि भेजे जो इसके जाके क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। और ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, मिनी संसद की तरह। और मिनी संसद की तरह कार्य करके बिल को लाते हैं, उसको पास करते हैं और उसको फिर क्या कर देते हैं, क्रियान्वित करते हैं। यानी अभी देखो, आप देखो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार कार्यपालिका भी बन चुकी है, विधायिका भी बन चुकी है, और न्यायपालिका तो पहले से ही है, वो सुप्रीम कोर्ट बना के अपना। हमने पढ़े थे 3 अंग होते हैं किसी भी देश में, यदि सरकार चलानी है या किसी देश में लोकतंत्र चलाना है तो 3 चीजें मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीनों के तीनों ही बैठा दिए भारत में, है ना। और अभी भी हमें कोई होश नहीं है, हमारे राजा महाराजा शानदार अपना काम कर रहे हैं। पर अब बदलाव होगा, बदलाव नहीं होगा, बदलाव की एक थोड़ी सी किरण दिखेगी 1857 में, जब इनको पता चलेगा कि भारतीय आपसे खुश नहीं है, निकलो हमारे देश से पहली फुर्सत में, वरना अब आपकी गर्दनें कटना शुरू हो जाएंगी और ये सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं जितना समझा है। चार्टर्ड एक्ट 1853 सन 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम है। याद रखेंगे, अब कोई भी चार्टर्ड एक्ट नहीं आएगा। व्यापारिक एक अधिकार, व्यापारिक एक अधिकार पूर्ण रूप से क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए, तो इस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना है। पहला कब आया आपका, 1793, दूसरा, तीसरा, और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 1853, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी पर नियंत्रण, 1833 के चार्टर्ड एक्ट से ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया था, जिसका संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे। अभी इनकी संख्या कितनी है, 24, और इनकी संख्या 6। परंतु अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या में बदलाव किया गया। कोर्ट, ये कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, तथा इन 18 में से 6 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी पर नियंत्रण, अब हुआ यह कि 1833 से 1853 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। सिंध और पंजाब क्षेत्र, सिंध और पंजाब क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में शामिल हो चुके थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को हड़प कर अपने क्षेत्र में क्या किया, विस्तार किया। अतः ब्रिटिश सरकार को अंदाजा था कि इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन को संभालने के लिए नई प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस का निर्माण करना होगा। इसलिए चार्टर्ड एक्ट 1853 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रेसिडेंसी, क्षेत्र और प्रोविंसेस बनाने की क्या दी गई, शक्तियां दी गई। आपके नए प्रांत बन रहे हैं। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का क्या, पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, और इसे क्या दे दी गई, वोटिंग पावर दे दी गई। अब तक थी क्या, पर अब दे दी गई। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में अधिक विस्तार होने के कारण चार्टर्ड एक्ट 1853 के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी का अलग से पुनः एक क्या बना दिया गया। अभी तक होता था क्या, होता था, पर 1833 में हटा दिया गया था, क्योंकि वो भारत का क्या बन गया था, गवर्नर जनरल। पर फिर से जरूरत समझ आई तो फिर से क्या कर दिया हमने, उसको नियुक्त कर दिया। प्रशासनिक क्षेत्र में एक और परिवर्तन किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती तथा चयन हेतु क्या किया जाएगा, अब प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया जाएगा। और इस हेतु भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिविल सेवकों को मनोनीत करते थे, जिसे समाप्त करके महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। पहले सीधे सिविल सर्वेंट किसमें कर दिए जाते थे, सीधे अपॉइंट कर दिए जाते, मनोनीत किए जाते थे। भारत से नहीं आते थे मनोनीत होकर, 5 मनोनीत होकर आते थे,
ब्रिटेन से आते थे, ठीक है। केंद्रीकरण अभी भी बना हुआ है, अभी भी मेन पावर कौन है आपका, सेंट्रल है, भारत का गवर्नर जनरल। सैन्य शक्तियां अभी भी किसके पास हैं, कानून बनाने की शक्तियां किसके पास हैं, आपकी नागरिक शक्तियां किसके पास हैं, भारत के गवर्नर जनरल के पास हैं। 1833 के चार्टर्ड एक्ट तक केंद्रीय विधायिका में भारत का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य तथा कमांडर इन चीफ को मिलाकर टोटल 6 सदस्य क्या करते थे, कानून बनाने का काम और प्रशासनिक गतिविधियों का काम करते थे। देखो, एक हो गया आपका गवर्नर जनरल, प्लस आपके काउंसिल मेंबर कितने, 4, प्लस आपका याद करो एक होता था जिसको एक एक्ट के द्वारा ही बोला गया था कि कमांडर इन चीफ का अब कार्यकारिणी सदस्य होना कंपलसरी नहीं है। पहले याद करो, एक एक्ट आया था जिसमें बोला गया कि ये जो 3 सदस्य इनमें से एक क्या होना चाहिए, कमांडर इन चीफ होना चाहिए। फिर बाद में बोल दिया गया कि अब इसमें से कमांडर इन चीफ होना आवश्यक नहीं है। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर दिया, हमने कानून बनाने की शक्तियों को अलग कर दिया और प्रशासन करने की शक्तियों को अब अलग कर दिया है। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद सदस्य, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की, 6 नए पार्षद सदस्य जोड़े गए, जिन्हें क्या बोला गया, विधान। विधान मतलब विधि बनाने वाले। परिषद के इस शाखा में छोटी संसद की तरह कार्य किया। अब देखते हैं ये 6 सदस्य कौन थे। मैंने अभी बात की, आपका एक सदस्य कौन है इसमें, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आपका एक सदस्य कौन है इसमें, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा याद रखना, जब यहाँ कोलकाता लिखा है उस समय इसका नाम क्या था, कलकत्ता, है ना। और 4 सदस्य आपके, पहला बंगाल, दूसरा, तीसरा और चौथा की स्थानीय प्रोविंस से मनोनीत किए गए सदस्य। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 1, 1 और 4 हो गए 6 सदस्य। ये क्या कहलाएगा आपके, विधान पार्षद, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। राजस्व में कोई परिवर्तन, राजस्व अभी भी आपका केवल किन क्षेत्रों से आ रहा है, जो आपके आधिपत्य वाले क्षेत्र हैं। तो ये आपके चार्टर्ड एक्ट 1833 के समान ही चलेगा। अंतिम बिंदु, आज का जो हमारा चार्टर्ड एक्ट है वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स उसमें नहीं है, इसलिए छोटा है। इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय, अभी तक जितने चार्टर्ड एक्ट आ रहे थे उसमें लिखा हो रहा था कि ये चार्टर्ड एक्ट कितने समय के लिए, 20 वर्षों के लिए। पर इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली बता दिया कि हम इसमें समय काल नहीं बता रहे हैं। हो सकता है 5 साल बाद खत्म कर दें, हो सकता है हम 10 साल बाद खत्म कर दें, पर ये खत्म कब होगा, जब 1857 का रेवोल्यूशन होगा। ये जो 1857 का रेवोल्यूशन है ना, इसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि वो है रेवोल्यूशन, पर ब्रिटिशर्स उसको रेवोल्यूशन नहीं बोलते, वो इसे सामान्य सा सैनिक विद्रोह मानते हैं, है ना। पर वो सैनिक विद्रोह नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों ये सैनिक विद्रोह नहीं है, क्योंकि सैनिक विद्रोह में और एक क्रांतिकारी गतिविधि में बहुत अंतर होता है। अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने की तैयारी चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। कंपनी भारत में तब तक शासन कर सकती जब तक कि ब्रिटिश क्राउन चाहती है। ब्रिटिश क्राउन कंपनियों की गतिविधियों से ना परेशान हो चुका था, है ना। कंपनी को वो जो जितनी बॉडीज बना रहा था, आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स बहुत समझदार थे, वो समझदार से ज्यादा चालाक थे, है ना। समझदार होते तो क्या 1-2 बार में उनका चार्टर्ड एक्ट एकदम वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो जाता कि हमें इस प्रकार से शासन करना है। हर देश की सिस्टम अलग होता है, उन्होंने बहुत सारे देशों में शासन किया और हर देश में सेम चार्टर नहीं चल सकता, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे 1773 की गलतियों को सुधारते सुधारते कहां तक आ चुके हैं, 1853 तक हम आ चुके हैं। अच्छा, आपका सेंट हेलेना एक्ट किस एक्ट का नाम है, 1833। सेंट हेलेना क्यों नाम पड़ा इसका, आइलैंड का नाम था, ठीक है। तो यहां तक समझ में आई चीजें, बदलाव क्या हुए हैं। अब धीरे से कंपनी का शासन हटने वाला है, क्योंकि क्या होने वाला है, अब होने वाली है 1857 की क्रांति। और ब्रिटिशर्स को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अब कंपनी यहां पर शासन नहीं कर सकती है, हमें यहां पर अपने शासन को थोड़ा और कठोर और मजबूत करना होगा, तथा भारतीयों पर अब थोड़े क्या लगाने पड़ेंगे, लिमिटेशंस लगाने पड़ेंगे। देखो, सभी को पता है कि भारतीय ही उस समय सेना में थे जिन्होंने विद्रोह किया था, है ना। नाम क्या है उस व्यक्ति का,
मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे ने तो मात्र एक चिंगारी जलाई थी और वो चिंगारी पूरे भारत में अपने अपने क्षेत्रों में जाकर फिर क्या हुई थी, जब भड़क उठी थी, भड़क उठी थी, ठीक है, भड़क उठी थी, जिसने किसको जलाने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स को। अब सीधी सी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है 1857 के फेल होने में क्या आई, वो ये आई कि हमारे पास एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हर जगह से अपना कोई नेतृत्व था जो अपने मन से काम करना चाह रहा था। एक केंद्रीय नेतृत्व होता सबसे ऊपर जो बताता कि चीजें किस प्रकार से करनी है, तो शायद ही पहले ही हम आजाद हो जाते। पर ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, तो उन्होंने तो इस रेवोल्यूशन का क्या कर दिया, दमन कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था ये तो मात्र एक क्या है, शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी आप लोगों के साथ क्या क्या होना है, आप हमारी गर्दन काटेंगे, रिटर्न में हम भी आपकी क्या करेंगे, अब गर्दन काटेंगे। आप हमारे ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएंगे, हम उसका क्या करेंगे, अब विरोध करेंगे। और अब आपके बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और महानतम क्रांतिकारियों ने जन्म ऑलरेडी ले चुका है, जो यहाँ पर आ चुके हैं, है ना, उन्हें हम अगले लेक्चर में इस कक्षा में बुलाएंगे और उनकी कथाएं लेकर आएंगे, और उन्होंने कैसे 1857 की रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया और कैसे अंग्रेजों को भागने में, अंग्रेजों के चने चबाना बोलते हैं ना, मजबूर कर दिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 1857 का रेवोल्यूशन तो नेक्स्ट लेक्चर में जोश के साथ आना पड़ेगा, तलवार अलवार लेकर, है ना, भाले आले लेकर। ये मेरे ऊपर मत चला देना, मैं ब्रिटिशर से नहीं हूं, है ना, मैं अंग्रेज नहीं हूं। कोई समस्या? कमांडर इन चीफ में क्या प्रॉब्लम है? देखो पहले क्या हुआ करता था, आपके 4 सदस्य हुआ करते थे, फिर उसको चेंज करके 3 सदस्य कर दिया गया। 4 सदस्य आपके किसमें हुआ करते थे, रेगुलेटिंग एक्ट में, है ना। उसको सुधारने का काम पिट्स इंडिया एक्ट ने किया, कि बोला यार एक सदस्य को क्या करो, हटाओ, और वो वोट वीटो पावर किसको दे दो, गवर्नर को दे दो। ये किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। बट क्या हुआ था, उसमें बोला गया था कि जो 3 सदस्य होंगे इसमें से एक क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ मतलब सेना का प्रमुख सेनापति होगा। फिर आते हैं आपके कौन, कार्नवालिस। कार्नवालिस बोलते हैं कि देखो भैया, हम तभी आएंगे जब हमारी 2 शर्तें आप मानोगे, एक कि हम इस आपकी जो काउंसिल है इसकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, और दूसरा कि आपका कमांडर इन चीफ कौन होगा, वो मैं होऊंगा, सेना का मुख्य सेनापति कौन होगा, वो मैं होऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर आगे जाकर क्या किया गया कि जो कमांडर इन चीफ है नेक्स्ट एक्ट में, कौन सा, 1813 में क्या कर दिया कि कर दिया गया कि जो आपका कमांडर इन चीफ है वो इन 3 सदस्यों में से एक होना कंपलसरी नहीं है। 3 काउंसिल मेंबर बैठने दीजिए, और कमांडर इन चीफ अलग से भी क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। बस वही चीज इसमें की गई है। आपके एक गवर्नर जनरल होते थे, आपके 4 सदस्य हो चुके हैं, एक विधि के सदस्य को जोड़ दिया गया है, और एक आपका फिर अलग से कौन होता था, कमांडर इन चीफ होता था। तो 1 + 4 + 1 6 सदस्य होकर उस समय कानून बनाया करते थे। और कोई समस्या, और कोई डाउट? नहीं, बॉम्बे में भी थे और मद्रास में भी थे। वही देखो, राज्य वाला सिस्टम शुरू हो गया था, जो केंद्रीकरण की बातों को क्या करते थे, फॉलो करते थे, और अपने अपने क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे। पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, केंद्र के पास था। और उन्हें कौन नियुक्त करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बस, और कोई समस्या बताइए। ये आखिरी चार्टर्ड एक्ट है, अब एकदम से टाइमलाइन बदलने वाली है। अब मैं आपको पुरानी स्टोरी में वापस लेके नहीं जाऊंगा, है ना। अच्छा, 1600 से लेकर अभी 1853 तक यदि कोई समस्या है तो बताओ। फिर हम अब एकदम दूसरी टाइमलाइन में पहुंचने वाले हैं। अब क्राउन का राज शुरू होने वाला है, यानी रानी का शासन अब क्या होगा, शुरू होने वाला है। तो अब चीजें बहुत ज्यादा क्रूर होते जाएंगी, है ना। अगर देखा जाएगा अब भारतीयों के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार, हैवी टैक्सेस, जबरन हड़प नीति, और इनके अब क्या क्या नाटक शुरू हो जाएंगे कि हम आपके गोद प्रथा को नहीं मानते, आप राजा हैं, आप गोद प्रथा लीजिए, हम उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। अरे आप कौन होते हो, चलो हमारा शासन है, ये मेरा किला है, ये मंडला, ये गोंडवाना का शासन है, ये मेरा किला है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसे उत्तराधिकारी बनाना है, चलो मेरा मन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो औलाद है या मेरा जो बेटा है वो कैसा निकल गया, निरंकुश, वो राजा बनने लायक ही नहीं है। पर मैंने जिसे बचपन में गोद लिया था वो एक बहुत अच्छा क्या बन सकता है, शासक बन सकता हो। तो भाई आप कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम आपके उस गोद लिए गए बच्चे को क्या नहीं मानेंगे, उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, तो हम आपके क्षेत्र को क्या कर लेंगे, अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। आप होते कुछ नहीं हो बताने वाले, पर हम मूर्ख हैं। हम मूर्ख हैं क्योंकि हमने लोगों के साथ जुड़कर आप लोगों को यहां से लात मारकर
नहीं निकाला, जिस वजह से आपने हमारे ऊपर शासन किया, हमारी प्रजा को, हमारे नागरिकों को काटा, मारा, उन पर टैक्सेस लगाए, हमारी बहू बेटी बच्चों को क्या किया आपने, एक तरीके से प्रताड़ित किया। हम ही मूर्ख थे और आज हम उस चीज को भोगने जा रहे हैं। पर कुछ क्रांतिकारी आएंगे जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो सिंपल अब उनका जन्म ही होगा बदलाव करने के लिए कि हम अपनी गर्दन कटवाएंगे, पर हम अपनी इस मातृभूमि को क्या करवाएंगे, अब आजाद करवाएंगे। क्योंकि कोई दूसरा समुद्र पार रहने वाले देश का कोई मूर्ख से व्यक्ति, चालाक से व्यक्ति हमारे देश पर शासन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो किस नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, भारत माता की जय के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे और अब इनकी कुर्सियां हिलाना शुरू करेंगे। 1857 से अब 90s आने वाला है, आप देखना कैसे कैसे इनके सिर पे वो बम पटकने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ समस्या बताइए, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, किसी भी स्लाइड में कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो बताओ। ये आप लोगों को क्लियर, देखो ये तो क्लियर है, प्रतियोगी परीक्षा हो चुकी है। इसके बाद ये आपको क्लियर है कि अब कितने सदस्य उसमें जोड़े गए हैं आपके पार्षद वाले, कहाँ गए पार्षद, ये क्लियर है इनका काम क्या है, कानून बनाने का काम कर रहे हैं। अब कोई समस्या है तो बाकी अब हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।